हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको सीटेट के लिए ईवीएस करवा रहा था, जो कि हम क्लास 3 की ईवीएस से हमने स्टार्ट करा था। एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे थे, तो जिसके मैंने आपको 9 चैप्टर तक करवा दिए थे। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो वीडियो के मैंने सारी की सारी एक प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल में, वहाँ जाकर देख सकते हो। नहीं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर देख सकते हो। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। कहीं से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ओके, चलिए आज हम बात करेंगे 9 चैप्टर से आगे वाले चैप्टर की। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डी के गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपकी विषय सूची यानी कि कंटेंट है क्लास 3 की ईवीएस की बुक का, जो कि हमने कहाँ तक कर लिया था, चैप्टर नंबर 9 तक कर लिया था। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 से, जो कि आपका चैप्टर 10 आज है, वो है पकाएं और खाएं। तो ये रहा आज का अपना चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम था पकाएं और खाएं। चलिए मैंने आपके लिए हाईलाइटेड पॉइंट कर रखे हैं जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं, तो देख लेते हैं। अधिकतर जो आज हम 3 चैप्टर की बात करेंगे उसमें अधिकतर पेडागोजिकल टर्म जो है आजकल बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर के अंदर। जो कि कंटेंट होता है ईवीएस का 15-15 नंबर में बटी रहती है, तो आज कंटेंट कम है, पेडागोजी ज़्यादा है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि पहला पॉइंट कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, जैसे कि तुमने देखा क्या है कि खाने की चीज़ें तरह तरह से पकाई जाती हैं। तो किस किस तरीके से पकाई जाती हैं या पकाई गई हैं, जैसे कि पहला यहाँ पर आपको हाईलाइटेड कर रखा है, सेक कर, तल कर, भूनते हैं या फिर भाप के द्वारा पकाए जाते हैं। तो ये कुछ तरीके बताए गए हैं आपके खाने को पकाने के, जो कि आपको पता है पकाने के जो खाना होता है उसको किस प्रकार से पकाते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो सरल शाब्दिक शब्द में बोला जाए तो पकाने का तरीका कौन सा है, तो ये 4 प्रकार के पकाने के तरीके हैं, इनके अलावा कोई तरीका नहीं माना जाएगा। एनसीईआरटी में केवल यही 4 बोल रखे हैं, तो हम इन्हीं 4 को मानेंगे, भून कर, उबाल कर, तल कर या फिर सेक कर। तो इन 4 तरीकों को हम मानेंगे खाना पकाने के, हमारे तरीके हैं। क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, चलिए अब आ गया आपका नेक्स्ट पेडागोजिकल टर्म। क्या बोल रखा है कि घर के लोग से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षक के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर केवल हमें एक टीचर ही नहीं है जो केवल ज्ञान का स्रोत है, मतलब उन्हीं के द्वारा हमें सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। इसलिए घर के लोगों से हमें क्या करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, बच्चों की जानकारी उससे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बच्चे को केवल यही नहीं मानना चाहिए कि एक टीचर ही है, उन्हीं से ही हमें सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी, उनके अलावा और कहीं जानकारी नहीं मिलेगी। ओके, तो ये बच्चे के बारे में हमें बच्चे से हमें बातचीत करनी चाहिए, उनकी जानकारी को बढ़ाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इस वाले पॉइंट को। ओके, नीचे कुछ आपको इमेजेस दे रखी हैं जो कि पुराने तरीके से घर में खाना बनाए जाते थे और आज के आधुनिक तरीके, चाहे वो हीटर हो, अंगीठी हो, गैस चूल्हा हो या स्टोव हो, उन चीज़ों के बारे में जानकारी दे रखी है। चलिए नेक्स्ट हम की बात करें तो खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। अब देखो यहाँ पर जो खाना पकाने के तरीके होते हैं वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में कि कई इलाकों में आजकल जो गैस पाइपलाइन है वो गैस की जो मिलती है वो पाइपलाइन द्वारा मिलती है, कई जगह सिलेंडरों से मिलती है, कई जगह सिलेंडर पहुँचते ही नहीं है, कई जगह आज भी उपलों से खाने बनाया जाता है। तो घर आप क्लास में जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उनसे आप डायरेक्टली संपर्क करके ये बातचीत बच्चों के अनुभव की जानकारी ले सकते हो कि उनके घर में किस प्रकार के तरीके से खाना बनाया जाता है, चाहे वो स्टोव से हो, हीटर से हो, गैस चूल्हे से हो, और फिर उनके द्वारा जो पर्यावरण पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, चाहे वो दुष्प्रभाव हो या चाहे सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो, तो उसके ऊपर बात कर सकते हो आप। ओके, जिससे क्या होगा, बच्चे के अनुभव भी हम क्लास में लेकर आ गए, जो कि बच्चा अपने अनुभव को भी क्लास में जोड़ सका और उसके साथ साथ में उसको पढ़ाई के रुचि भी हम उपलब्ध करा सकते हैं। ओके, मतलब बच्चे का अनुभव का आपने इस्तेमाल करा।
नेक्स्ट पॉइंट की ओर चले तो नीचे आपको बोल रखा है कि खाने को हम किस प्रकार से खाते हैं, या तो कच्चा खाते हैं या फिर हम उसे पकाकर खाते हैं। इन दो तरीकों से खाते हैं। तो नीचे आपको वो चीज़ें लिखनी है जो कि हम कच्चा खाते हैं, जैसे कि नींबू की शिकंजी जो होती है वो हम कच्चा ही है, पानी भी वैसे ही होता है, नींबू भी हम कच्चा ही निचोड़ लेते हैं। तो उसी प्रकार से कुछ चीज़ें आपको नाम बतानी है जो कि हम कच्चे खा सकते हैं, चाहे वो नींबू हो या फिर आपकी भिंडी हो, कच्ची भिंडी भी खा लेते हैं कई, या फिर खीरा हो, मूली हो, गाजर हो। इन चीज़ों के बारे में आपको नीचे बताना है। चलिए क्या बोल रखा है आगे नेक्स्ट पॉइंट पेडागोजी में कि बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है, वह अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रखा है कि बच्चे को मिलजुल कर खाना बनाने में। अब यहाँ पर मिलजुल कर से दो बात होती हैं। पहली, एक तो मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे में संयोग की भावना विकसित हो रही है कि एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे का ज्ञान क्या कर सकें, हम बढ़ा सकते हैं एक दूसरे की मदद करके। तो यहाँ पर किस चीज की भावना विकसित हो रही है? संयोग की भावना विकसित हो रही है, एक दूसरे से मदद लेना और मदद लेने देने की विकसित भावना हो रही है। ओके, तो बच्चों को क्या करना चाहिए? मिलजुल कर कार्य करने के लिए हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए, उन्हें इस प्रकार का परिवेश देना चाहिए जिससे बच्चा क्या कर सके? मिलजुल कर कार्य करने के लिए सामने उसको प्रेरित कर सके हम। ओके, तो ये कुछ चैप्टर थे आपका 10th जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 11th जिसका टाइटल है यहाँ से वहाँ। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपका रेलवे टिकट के बारे में। आपको पता होगा कि रेलवे टिकट पर किस किस चीज़ की जानकारी होती है, वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। लेकिन इस चैप्टर को मैंने पढ़ा तो वहाँ पर ऐसी कोई जानकारी आपको नहीं दे रखी थी। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात कर रखी थी वो ये बात कर रखी थी कि अलग अलग स्थान पर जाने के लिए हम किस किस चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया एक लड़की से कि तुम अपनी छुट्टियों में कहाँ गए थे, तो उसने क्या बोला? हम दिल्ली गए थे चाचा जी के पास। तो वहाँ पर जाने के लिए हमने बस का, मेट्रो का या फिर जो टैक्सी होती हैं उसका इस्तेमाल करा। या फिर एक लड़के से पूछा गया कि वो कहाँ गया, तो वो अपनी बुआ की शादी में गया था, जो कि कैसे गया था? प्लेन से। या फिर उसकी शादी के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था? डोली का इस्तेमाल किया गया था। तो इन चीज़ों के बारे में चर्चा की गई कि बच्चे जो होते हैं वो किस प्रकार से अपने साधनों के बारे में, कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर चर्चा की गई क्लास में। ओके, तो यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं लिख रखी थी जो कि आपके पेपर में यहाँ से पूछी गई हो, बस इसके बारे में जानकारी ली गई कि किन किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इस चैप्टर में कोई भी आपका कंटेंट नहीं है, सारा पेडागोजिकल टर्म है। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पर देखो बोल रखा है कि जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव को कक्षा में चर्चा करके बढ़ाएं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य इनका यहाँ पर ये है कि जानवरों की जो देखभाल, चाहे आप एक रूम में यानी कि अपने घर पर आपने चाहे वो कैट पाल रखी हो या डॉग पाल रखे हो, या फिर कई जो गांव इलाके में होते हैं भैंस होती है, गाय होती है, तो सबों के अलग अलग प्रकार से उन्होंने जीव जंतु पाल रखे होते हैं। तो उसके प्रति क्या करना चाहिए? हमें बच्चों को ये प्रतीत कराना चाहिए कि उनको हमें परेशान नहीं, उनकी देखभाल करना चाहिए, उनके प्रति उनका जुड़ाव बढ़वाना चाहिए हमें। ओके, यानी कि जानवरों के प्रति हम क्या कर सकते हैं? संवेदनशील से बढ़वा सकते हैं बच्चों के मन में। जैसे कि आजकल देखा होगा कि हाथियों को दांत के लिए मारा जाता है, या फिर जो सींग वाला गैंडा होता है उसको सींगों के लिए मारा जाता है, या फिर हिरण को उसकी सुगंध के लिए मारा जाता है। तो आप जानवरों के प्रति बच्चों के देखभाल का जुड़ाव बढ़वाओगे तो वो क्या करेगा? वो जानवरों की देखभाल करेगा, उनके ऊपर क्रूर व्यवहार नहीं करेगा। ओके, इसलिए इसकी बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आ जाए तो ये भी आपका पेडागोजिकल टर्म है, जो कि क्या बोल रखा है कि बच्चों ने कई वाहनों का या तो वास्तव में या फिर किताबों में या फिर फिल्मों आदि में देखा होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बच्चा अपनी बुआ की शादी में गया, अपने चाचा के घर गया, तो अलग अलग प्रकार से उसने वाहनों से सवारी करी थी। तो बच्चे ने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उसने क्या करा है? वो वाहनों को देखा है, या तो वास्तव में या किताबों में या फिल्मों में देखा होगा। यह सभी अनुभव जो होते हैं वो बच्चे से चर्चा करके में हम क्या कर सकते हैं? मदद कर सकती है हमारी कि बच्चे का किस प्रकार से अनुभव है, बच्चे ने क्या देखा अपने दैनिक जीवन में। उसके आगे क्या बोल रखा है कि उसके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराएं। क्यों? क्योंकि बच्चे को क्या कर रहे हैं? हम उसके अनुभव को सामने ला रहे हैं। और मैंने आपको कई बार बोला है कि जो भी चीज़ सिखानी है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर छोटे हैं, तो बच्चों को क्या करना चाहिए? उनके अनुभव से जोड़ देना चाहिए, जिससे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या मिलेगी? हमें मदद मिलेगी। आगे क्या बोल रखा है?
जिससे कि सफर के दौरान वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए, जैसे कि शहरी क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोल रखा है इसने, जैसे कि शहरी क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सड़क सुरक्षा जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सड़क सुरक्षा के लिए हमारे जो नियम बनाए गए हैं वो कैसे कैसे, जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग हो गई, रेड लाइट होगी, ग्रीन लाइट होगी, येलो लाइट होगी, इन चीज़ों के बारे में जानकारी हम बच्चों को दे सकते हैं ताकि क्या कर सकें हम सड़क सुरक्षा के प्रति, उनके यातायात के प्रति जो नियम बनाए गए हैं उसके प्रति बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, सचेत कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं ताकि वो अपने आने वाली ज़िंदगी में उसका क्या कर सकें, पालन कर सकें। क्योंकि हमारी जो कानूनी जो बच्चे के ऊपर दायित्व दिए जाते हैं वो बचपन से ही हम कर सकते हैं। ये नहीं कि एकदम से बच्चा बड़ा हुए तभी वो सारी चीज़ों को निभाना शुरू करेगा, नहीं, हमें बचपन से ही क्या करना चाहिए, उसे नींव में रखना चाहिए उसके मन में ये सारी चीज़ें। ओके, तो नीचे कुछ ट्रैवल करने के लिए कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि किस किस प्रकार से हमें चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं इधर उधर से चीज़ों को ले जाने या लाने के लिए। ओके, यहाँ पर आपको एक व्हील दे रखा है, उसमें दे रखा है 3 पहिया, 4 पहिया, 2 पहिया, और आपको चुनना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आपको देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है आपका एक पेडागोजिकल टर्म, क्या बोल रखा है कि बड़ों से प्राप्त जानकारी पर। अब यहाँ से बड़ों से प्राप्त जानकारी पर क्या बोल सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बोला गया है कि आप अपने बड़ों से आज से 50 साल पहले वो किस प्रकार से इधर से उधर परिवहन करते थे, यानी कि सफ़र करते थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करो। इसलिए यहाँ पर बोल रखा है कि बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहन में आए बदलाव को समझने में सहायता करेगी। क्योंकि आज से 50 साल पहले किस प्रकार से वाहन होते थे, तो वो बैलगाड़ियाँ होती थी, इधर से उधर ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि आजकल जो इधर से उधर डोली ले जाया जाती है, जो कि कैसे होती है, दुल्हन को ले जाने के लिए कार होती है, लेकिन पहले समय में क्या हो जाता था, बैलगाड़ी में ले जाया जाता था। ओके, फिर साइकिल पर, फिर धीरे धीरे तौर तरीके बदले। तो आजकल आप क्या कर सकते हो, बड़ों से जानकारी प्राप्त के आधार पर आप देख सकते हो कि आज के वाहनों में और पुराने जमाने के वाहन में किस प्रकार से परिवर्तन आया है। आगे क्या बोल रखा है कि किताब में बुजुर्गों, ध्यान रखिएगा, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और अभी के बीच के अंतर को बच्चा पहचान सके। यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला है कि बार बार पुराने ज़माने से जो लोग होते हैं उनके, चाहे वो नाना नानी हो, दादा दादी हो, उनसे बात करने के ये पूछा जाने के लिए कहा गया है कि वो पुराने ज़माने में किस प्रकार से सफ़र करते थे और आज किस प्रकार से सफ़र करते हैं, ताकि आज के ज़माने में और पुराने ज़माने में जो सफ़र में करने में जो अंतर आया है उसमें क्या कर सके, बच्चा पहचान सके उसको। ओके, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें इतनी लंबी डिस्क्राइब करी है। चलिए नीचे की ओर आए पॉइंट, तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट मैंने हाईलाइटेड कर रखा है कि तुमने सबसे ज़्यादा शोर कहाँ सुना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कहीं पर भी इसका चैप्टर में आंसर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा शोर जो होता है वो कहाँ पर होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग में होता है, मतलब नेशनल हाईवे पे होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर कारों की, ट्रकों की, सब की आवाजाही लगातार चलती रहती है, इसलिए सबसे ज़्यादा शोर कहाँ होता है, नेशनल हाईवे पे होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बोल रखा है आपका रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखो, रेलगाड़ी का कहने का तात्पर्य जो रेल टिकट होती है वहाँ से भी जानकारी आपकी पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो वो चीज़ें अभी आपकी मैं नहीं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसी कोई चीज़ आएगी तो वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा क्या कर सकते हो आप, टीन के डिब्बे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, बच्चों को रेल का मॉडल बनवाना है या रेल के बारे में जानकारी देनी है, तो उसके बारे में आप जानकारी देने के लिए क्या कर रहे हो, या तो माचिस की डिब्बियों से, देखो क्या बोल रखा है, माचिस की जो डिब्बी होती है उनसे आप रेलगाड़ी बनवा सकते हो, या जो टीन के डिब्बे होते हैं उनके द्वारा आप इस्तेमाल करके उनके द्वारा रेलगाड़ी बनाकर बच्चों को क्या दे सकते हो, जानकारी दे सकते हो। क्या बोल रखा है, इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। और पहियों के लिए क्या बोल रखा है, बोतल के ढक्कन या फिर बटन से भी बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, रेलगाड़ी माचिस से या टीन के डिब्बे से, और उनके पहिए बोतल के ढक्कन से या फिर बटन से भी बना रहे हो। और यहाँ पर बनाने का तरीका, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आप अपने आसपास के इलाके में जितनी भी वेस्टेज चीज़ें होती हैं उससे आप कोई ऐसी चीज़, सामग्री बना लेते हो जो कि बच्चे को शिक्षा देने के लिए काम आए, तो क्या कहलाती है, अंशुरचित सामग्री कहलाती है। ध्यान रखिएगा, आसपास के जो वेस्टेज होती है उससे अगर आप कोई मॉडल तैयार करते हो बच्चों को शिक्षा देने के लिए, तो वो क्या कहलाता है आपका,
वो कहलाता है आंसुरचित, मतलब खुद बनाया गया बच्चों को शिक्षा देने के लिए। तो यहाँ पर हम रेलगाड़ी समझा रहे हैं बच्चे को, तो हम टीन के डिब्बे इस्तेमाल कर रहे हैं, माचिस, पहिए के लिए बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ढक्कनों का या फिर बटनों का। इसलिए क्या है, आपका हाथों से बनाई गई सामग्री है, इसलिए इसको आंसुरचित सामग्री कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेडागोजिकल टर्म का पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। आगे आपको आग लगाई हुई एक बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसमें आपको आपातकालीन समझाने के लिए बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आपातकालीन तरीके से हम जो किसी चीज़ में फंस जाएं तो किस प्रकार से हम वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि नीचे लिख रखा है कि चित्र की मदद से आपातकालीन स्थिति पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को आपातकालीन स्थिति के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि किस किस प्रकार से आपातकालीन स्थिति में आप फंसो। तो जैसे कि हमें बचपन में बताया जाता था कि भूकंप आने पर किसी ठोस चीज़ के नीचे अपना क्या करो, बिल्कुल बैठ जाओ, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कहीं खुले इलाके में चले जाओ। इसलिए बच्चे को कहीं पर आप किसी यहाँ पर आपातकालीन स्थिति में फंस जाता है तो उससे निकलने के लिए हमें उसके लिए इस चीज़ के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होता है। या फिर कई बार हम स्कूल के अंदर फायर ब्रिगेड मंगाकर उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पर बुक है तो चित्र के माध्यम से समझाने की बात की गई है। ओके, तो ये था आपका नेक्स्ट चैप्टर। चलिए अब बात करते हैं इसके अगले वाले चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर 12, क्या टाइटल है इसका? तो टाइटल है अपना काम अपने अपने। अब यहाँ पर काम अपने अपने कहने का तात्पर्य आप इमेज में देख सकते हो कि हर व्यक्ति का अलग अलग काम है। कोई चाय की दुकान पर है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई डाकघर में काम करता है, कोई मिस्त्री मजदूर का काम करता है, कोई यहाँ पर मोची का काम करता है, कोई ट्रैफिक लाइट का जो हवलदार है वो काम है। तो अलग अलग काम के बारे में बताया गया है कि हर व्यक्ति का क्या काम है, अपना अलग अलग है। तो यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें क्या हैं, पेडागोजिकल टर्म है। क्या दे रखी है? चलिए पहला पॉइंट देखो क्या बोल रखा है कि पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चे को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए। ध्यान रखिएगा क्या बोल रखा है, पाठ को पढ़ाने से पहले या पढ़ने से पहले क्या बोल रखा है, वो चित्र को देखने व समझने का क्या बोल रहा है, मौका देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें चित्र का अवलोकन करने का कौशल विकसित होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक चित्र जो होता है वो अपने आप में ही बहुत कुछ बोल जाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की बुक्स जो होती है उसमें लिखा कम होता है और चित्र ज़्यादा होता है। जैसे कि आप एनसीईआरटी 3rd क्लास की बुक देख रहे हो, यहाँ पर चीज़ें कम लिखी गई हैं लेकिन चित्र ज़्यादा बने होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जो होता है वो चित्र का अवलोकन कर सके, और चित्र का अवलोकन करने का एक क्या होता है, कौशल होता है, उसके अंदर विकसित हो सके। ओके, तो ध्यान रखिएगा बच्चों को पढ़ाने से पहले जो चित्र दिए गए हैं उनका अवलोकन करने के लिए उन्हें समय दिया जाना चाहिए, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। ओके, चलिए नीचे की तरफ आते हैं। तो नीचे यहाँ पर मैंने आपको बोला अधिकतर क्या है, पेडागोजिकल टर्म है। तो नीचे की तरफ आए बिल्कुल, तो वहाँ पर आपके 1-2 पॉइंट है। यहाँ पर जैसे ये घड़ियाँ दे रखी हैं, आपको बताना है कि आप सुबह कब उठते हो या फिर शाम को कब सोते हो या कब स्कूल जाते हो, ताकि बच्चा क्या कर सके, घड़ी के बारे में जानकारी हो सके और उसमें टाइम देखना उसे आ जा सके। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें। तो लिख रखा है बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम क्या है, महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा बातचीत के दौरान बच्चों को जब बातचीत कराई जा रही है तो उनको ये समझाना ज़रूरी है कि सभी काम क्या है, महत्वपूर्ण है। काफ़ी बार हमने ये स्लोगन सुना होगा कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। आपने कहीं ना कहीं ये स्लोगन ज़रूर सुना होगा। इसलिए सुनाई देता है क्योंकि सबों का काम क्या है, इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल सभी बड़े काम की सोच रखेंगे तो छोटे जो दर्जे के काम होते हैं वो कौन करेगा। इसलिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई भी काम जो है वो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम जो होता है वो अपने आप में एक अलग प्रवृत्ति लाता है, अलग खूबी होती है। ओके, यदि बच्चों के द्वारा बताए गए कामों में जेंडर, ध्यान रखिएगा, बताए गए कामों में अगर जेंडर यानी कि जो विषमता दिखाई जाती है या दिखी जाती है तो हमें उसकी क्या करना चाहिए, उसके कारणों पर हमें क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कई बार आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल कि घर के अंदर जो झाड़ू पोछा होती है वो क्या करती हैं, महिला यानी कि जो फीमेल है वही लगाएंगी। घर के बाहर फीमेल नहीं जाएंगे, घर का बाहर जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो मेल करते हैं। तो ऐसे प्रकार कि जब भी आपको कहीं पर भी जेंडर यानी कि विषमता देखने को मिले, जो रोल निभाने की प्रवृत्ति है, नहीं ये लड़कों का काम है ये लड़कियों का काम है, इस प्रकार की प्रवृत्ति दिखे तो हमें उसका कारण जानना चाहिए और उस पर चर्चा करनी चाहिए। बच्चे को उसके प्रति संवेदनशीलता बढ़ानी चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब काम एक में इक्वल है, कोई काम छोटा या कोई काम बड़ा नहीं होता है। ओके,
इसलिए इस पर हमें क्या करनी चाहिए, चर्चा करवानी चाहिए बच्चों से। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जेंडर विषमता देखने पर हमें क्या करना चाहिए, तो उसकी कारणों की पहचान करनी चाहिए और उस पर चर्चा करना चाहिए। काफ़ी बार आपने क्वेश्चन देखा होगा पेडागोजिकल टर्म में, ईवीएस के अंदर या किसी भी टर्म के अंदर। ओके, तो ये कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके नेक्स्ट चैप्टर से, ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे। ओके, तो ये था आज के आपके 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर 12वीं तक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ में अगर आपने अब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो नीचे मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर डायरेक्टली उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसको ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है, कोई प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। बस वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है जो कई बार यूट्यूब आपको नहीं दे पाता है, या फिर कोई भी आपका ऐसा कोई टेस्ट हो गया, PDF हो गया, तो मैं वहीं पर ही आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, और साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।